नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और आज न्यूज़ तक पर राजनीति के इस विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और छठ का पर्व भी है, तो आप सबको सबसे पहले तो छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छुट्टी के दिन आपसे मुखातिब होने का विशेष कारण है समान नागरिक संहिता को लेकर जिस तरीके से पूरी बहस छिड़ चुकी है। चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में है, दोनों में बीजेपी की सरकार है। समान नागरिक संहिता का सबसे पहला राज्य जिसने इस पर कमीशन यानी आयोग गठित करने की घोषणा की थी वो था उत्तराखंड। कल उसने भी कैबिनेट से इसके कमीशन को मंजूरी भी दे दी है। बाकी इन लोगों ने घोषणाएं की हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने। तो वाकई क्या समान नागरिक संहिता राज्यों का विषय है? राज्य अपने आप में इसे कर सकते हैं या ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है? या आने वाले समय में यानी थोड़ा सा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मसले पर भी किसी तार्किक परिणति तक पहुंच सकती है सरकार? इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। देखिए, हमारे और आपके जीवन में मोटे तौर पर, बहुत तकनीकी तौर पर, मोटे तौर पे ये आप समझ सकते हैं कि जैसे ही विवाह नाम की संस्था में आप प्रवेश करते हैं वहां समान नागरिक संहिता हो जाती है। मतलब सबसे पहला, विवाह के कानून क्या हैं और विवाह की उम्र और विवाह की जो प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया रीति रिवाज से नहीं, जो कानूनी अधिकार स्त्री पुरुष या धर्म विशेष को मिलते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं का, और इसी तरीके से शरिया एक्ट जो मुस्लिमों का है 1937 का, उसके तहत उनको अधिकार प्रदत्त है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों केंद्र से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं एक्ट, तो क्या राज्य सरकारें इसमें कोई बदलाव कर सकती हैं? इसी तरीके से पारसी अगर एक्ट की हम बात करें तो उसमें भी कुछ अलग किस्म के कानून हैं, तो इस पे भी राज्य सरकार कैसे कर पाएगी? तो पहली बात तो ही, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि विवाह नाम की संस्था में प्रवेश करते ही, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे जाति हो, या सबसे बड़ा लैंगिक, वहां पर समान नागरिक अधिकारों की जब बात होती तो समान नागरिक संहिता की बात होती है। अब जब शादी हो गई तो शादी के बाद अगर शादी आपकी सफल है तो आप मान के चलिए कि समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों पर बहुत ज्यादा लेना देना लोगों का नहीं रह जाता है। लेकिन यदि शादी नहीं चल पाती है तो फिर उसके बाद तलाक तक की नौबत आती है। तो तलाक की प्रक्रिया और तलाक के नियम, इनको लेकर फिर समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आती है। वहां पर क्योंकि अधिकार स्त्री पुरुष दोनों की बात होती है, और वहां पर धर्म के आधार पर या कुछ क्षेत्र के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो वो समान नागरिक संहिता का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो उसके खिलाफ होता है। क्योंकि अब यहां पर भी जो है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत ही बहुत सारी चीजें होती हैं, और हिंदुओं में और मुस्लिमों में जो उनका अपना एक्ट है उसकी बात होती है। अब जैसे विवाह की उम्र पे आ जाइए। विवाह की उम्र जैसे हिंदुओं में अभी 18 लड़कियों की और 21 पुरुषों की, जबकि 125 देशों में स्त्री और पुरुष के विवाह की उम्र समान रखी गई है। हालांकि इसको लेकर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में भी कि स्त्रियों की भी जो शादी की उम्र है वो 18 की बजाय 21 की जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। ये हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन शरिया एक्ट के तहत जैसे ही बेटियों को माहवारी शुरू होती है, यानी 9 वर्ष की उम्र से भी वो शादी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कितना भेद है। इसके बाद जब तलाक होता है तो तलाक में कितना मुआवजा मिलता है, इसको लेकर भी हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिमों में और पारसियों में अलग अलग किस्म के कानून हैं। मसलन सपोज करिए, हिंदुओं में तो जो कानून है उसमें थोड़ा जिसको कह सकते हैं कि स्त्रियों को कुछ ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, उनको ज़्यादा अधिकार मिलते हैं अगर इस तरीके की नौबत आती है। लेकिन मुस्लिमों में सपोज करिए जो मेहर की रकम होती है उससे सब कुछ तय हो जाता है। मतलब शादी के समय जो मेहर की रकम है शरिया एक्ट के तहत, वो शादी की जो मेहर की रकम है वो जैसे ही शौहर छोड़ता है पत्नी को सिर्फ उसको उतना देना होता है। अब आप समझिए कि सानिया मिर्जा जैसी खिलाड़ी जो स्वयं सिद्धा है, जिन्होंने देश में विदेश में भारतीय परचम फहराया हुआ है, फिलहाल वो पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब के साथ में उनका विवाह हुआ है, लेकिन उनकी मेहर की रकम 50,000 रुपए है।
यानी अगर उनका तलाक होता है, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए यहां पर ये बात रख रहा हूं, तो उनको सिर्फ 50,000 रुपए देकर शोएब भाई छूट सकते हैं। इसी तरीके से अब जब बात आती है बच्चों को गोद लेने या बच्चों को भरण पोषण को लेकर, तो उसमें हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, पारसी एक्ट के तहत अलग कानून। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदू महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। इसके बाद आप आ जाइए, जब गुजारे भत्ते की जब बात आती है, गुजारे भत्ते पे तो हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बहुविवाह प्रथा की। जी हाँ, ये मैं भूल रहा था, कुछ पॉइंट्स नोट करके आपसे बात करना चाह रहा था जिससे इधर से उधर ना हो। क्योंकि जब बहुविवाह प्रथा की बात आती है तो जाहिर तौर पर ये आपको पता है कि ये बड़ा मसला है, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला ये चल रहा है। इसको लेकर भी जब समान नागरिक संहिता के तहत जब बात होगी तो इन पर भी विचार करना होगा। लेकिन अब ये भी जो है सीआरपीसी के एक्ट जो 494 है उसके तहत ये मसला आता है, तो ये भी केंद्रीय अनुसूची का मसला हो गया। इसमें भी राज्य किस तरीके से कानून बना सकते हैं। तो कुल मिला के जो आपसे चर्चा करने का जो विषय है और जो मकसद है वो ये है कि चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का ये जो मुद्दा छेड़ा गया है कि वाकई राज्य सरकारों के पास इसको लेकर हक है। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो असली मामला है शादी विवाह की जो उम्र का मामला है, या तलाक की प्रक्रिया या जो आधार होता है उसका मामला है, गुजारा भत्ता क्या समान हो या सब अलग अलग जब है, गोद लेना, भरण पोषण, और जो एक और मसला विरासत, जैसे हिंदुओं में लड़कियों को लेकर किस तरीके से उनको हिस्सा मिलेगा, लेकिन मुस्लिमों में किस तरीके से मिलेगा, पारसियों में किस तरीके से मिलेगा, इसको लेकर बहुत विभेद है। इस पर डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अंतर इतना ज्यादा है कि ये सारी चीजें राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता अपने यहाँ पास करने, कमीशन बनाने की जो बात जरूर कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई ये राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर पाएंगी। भले ही किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ये कहा संसद में कि ये राज्य अपने तरीके से तय कर सकते हैं, लेकिन कैसे तय कर सकते हैं जब ये केंद्रीय सूची के विषय हैं। तो कुल मिलाकर कमीशन आप भले बना दे, लेकिन जो कमीशन की रिकमेंडेशन आएंगी तो वो जाएंगी तो केंद्र सरकार के पास ही ना। और केंद्र यानी विधायिका जब तक सर्वोच्च सदन से इसको पारित नहीं कर देता है तब तक उस पर कैसे संशोधन होगा, क्योंकि ये संविधान संशोधन का विषय हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव से पहले ये 3 राज्यों में मामला तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में तो सरकार खैर बन भी गई है, और ये माना जाता है कि जो समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसको फलित भी हुआ चुनावी लिहाज से भी। वैसे नागरिक अधिकारों के लिहाज से कितना सही कितना गलत होता है इसको लेकर भी चर्चा जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि एक देश में अगर जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है तो सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं हो सकता है। लेकिन इसको करना किसे है, कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी तमाम याचिकाएं, 6 या 7 याचिकाएं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई, और धीरे धीरे उसमें मर्ज करते करते 25-30 याचिकाएं हो चुकी। जो विषय मैंने आपको पहले बताए, इन सारे मसलों पर लगभग उनकी याचिकाएं चल रही सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन केंद्र कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कानूनों का सही तरीके से पालन हो। सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या जरूर करता है, जैसे हलाला जैसे मुद्दे पर या जो बहुविवाह को लेकर उसमें मामला चल रहा है, इन सब में तारीखें लगी हुई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह गेंद आएगी केंद्र के पाले में ही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भले ही ये अभी चुनावी मुद्दा है, लेकिन कमीशन यानी आयोगों की रिपोर्ट आने के बाद, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो या हिमाचल हो, जब ये कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो इसको कहीं ना कहीं जमीन पर अमली जामा पहनाने के प्रयास होंगे, और इनकी रिकमेंडेशन के बाद निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। अगर राज्यों की तरफ से बात हुई, और ये सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें फिलहाल बीजेपी की सरकार है, अब चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सामने है, और ये मसला जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर तौर पर यह भले ही चुनावी मुद्दा हो, लेकिन ये सीधे सीधे पूरे समाज को, और चाहे धार्मिक हो चाहे लैंगिक आधार पर, लोगों को प्रभावित करता है। तो ये कहा जा सकता है कि
ये कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले इस मसले पर कुछ तेजी देखी जा सकती है और शायद तार्किक परिणति तक पहुंचा जा सके। वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी का वैसा ही मुद्दा था जैसा अनुच्छेद 370 या 35 कश्मीर में एक देश एक विधान की जो बात की, उसी तरीके से समान नागरिक संहिता उसका सबसे बड़ा मुद्दा था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार यानी बीजेपी जब सत्ता में है और इस पूरे पूर्ण बहुमत के साथ में है, तो माना जा सकता है कि धीरे धीरे इन चुनावी जो विधानसभा चुनावों के सहारे ये मामला आगे बढ़ेगा और आगे ये किसी परिणति तक पहुंचेगा। तो अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। रविवार के दिन आप सबके बीच सिर्फ इस मसले पर उपस्थित होना जरूरी था, इसलिए आया हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। नमस्कार।